एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांस के संविधान का 6th चैप्टर, फ्रांस की न्यायपालिका, द फ्रेंच जुडिशरी। इससे पहले जो 5 चैप्टर अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। न्याय व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फ्रांस में वैधानिक पद्धति तथा न्याय व्यवस्था की अपनी एक पृथक परंपरा रही है, लेकिन 1789 की राज्य क्रांति के पूर्व इसका विशेष विकास नहीं हो पाया था। राज्य क्रांति के पूर्व फ्रांस की न्याय व्यवस्था अत्यंत ही दोषपूर्ण थी और उसमें क्रमबद्धता तथा एकात्मकता का अभाव था। भिन्न भिन्न भागों के लिए भिन्न भिन्न कानून होने के कारण नागरिकों के लिए स्थिति बहुत अधिक कष्टप्रद थी। 18वीं सदी के प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक वोल्टेयर ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि देश में एक ओर से दूसरी ओर तक जाने वाले यात्री को जितनी बार घोड़ा बदलना होता था, उससे अधिक प्रकार के बदले हुए कानून का सामना उसे करना होता था। क्रांति के बाद भी इस स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो सका। फ्रांस का शासन जब नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में था तो उसने इन दोषों को दूर कर न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने कानूनों को एकरूपता प्रदान करने के लिए संहिता का निर्माण करवाया, जो उसके ही नाम पर नेपोलियन संहिता, कोड ऑफ नेपोलियन कही जाती है। इसके साथ ही उसके द्वारा न्यायाधीशों के निर्वाचन के स्थान पर उनकी नियुक्ति की पद्धति को अपनाया गया। यद्यपि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार फ्रांस की कानूनी व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन आज भी उसका आधार नेपोलियन संहिता ही है। नेपोलियन संहिता को फ्रांस की न्याय व्यवस्था का निरंतर विकसित आधार कहा जा सकता है। फ्रांस की न्याय पद्धति की विशेषताएं इस प्रकार है। फ्रांस की न्याय पद्धति की अपनी कुछ विशेषताएं रही है और ब्रिटेन की न्याय पद्धति से तो यह निश्चित रूप से भिन्न है। फ्रांस की न्याय पद्धति की विशेषताओं का अध्ययन जिन रूपों में किया जा सकता है वे इस प्रकार है। लिखित विधियाँ, रिटन लॉस। इंग्लैंड में विधियों का एक महत्वपूर्ण भाग, जिसे सामान्य कानून, कॉमन लॉ कहा जाता है, अलिखित है, लेकिन फ्रांस में सभी विधियाँ पूर्णतया लिखित रूप में उपलब्ध है। संसदीय विधियाँ, स्टैट्यूटरी लॉज। फ्रांस में प्रायः सभी विधियों का निर्माण संसद अथवा अन्य किसी संगठित संस्था द्वारा किया गया है। इंग्लैंड की तरह फ्रांस की विधियों में न तो रूढ़ियों और प्रथाओं का समावेश हो पाया है और न ही फ्रांस में न्यायाधीश निर्मित विधियों, जज मेड लॉज का विकास हो पाया है। न्यायपालिका एक प्रशासकीय अंग मात्र। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आदि देशों में न्यायपालिका को शासन का एक स्वतंत्र अंग माना गया है, जिसमें व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन फ्रांस में न्यायपालिका को एक मूलतः प्रशासकीय अंग माना गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी गई है। मुनरो ने लिखा है कि फ्रांस के लोग न्यायपालिका को व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका से भिन्न शासन की पृथक शाखा नहीं मानते, वरन डाक खानों की भांति केवल प्रशासकीय अंग ही मानते हैं। फ्रांस में न्यायिक कार्य पर सरकारी वकील का पर्याप्त नियंत्रण होता है। सरकारी वकील के कार्यालय को पार्क्वेट कहते हैं, जो प्रत्येक न्यायालय से संबद्ध होता है और एडवोकेट जनरल के अधीन कार्य करता है। अनेक बार पार्क्वेट में कार्य करने वाला सरकारी वकील ही न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आदि देशों में व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच न्यायपालिका द्वारा की जाती है और इसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। लेकिन फ्रांस में न्यायपालिका को सामान्य प्रशासकीय यंत्र का एक अंग माना जाता है और इसी कारण फ्रांस में नियमित न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकती। इस प्रकार फ्रांस में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव है। पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 7 के अनुसार यह कार्य एक संवैधानिक परिषद, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के सुपुर्द किया गया है,
जो संसद द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता का अंतिम निर्णय करती है। संवैधानिक परिषद का गठन जिस प्रकार से होता है उसी दृष्टि से यह एक न्यायिक संस्था नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली भी अन्य देशों से भिन्न है। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आदि देशों के अंतर्गत उच्च स्तर के न्यायिक पदों पर नियुक्ति ख्याति प्राप्त वकीलों में से की जाती है, लेकिन फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति अन्य सरकारी पदाधिकारियों की भांति ही होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर उच्च न्यायिक परिषद द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी के द्वारा की जाती है, जिनमें राष्ट्रपति, न्याय मंत्री, राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित 4 न्यायाधीश और 2 वकील होते हैं। न्याय में पूर्व निर्णयों को मान्यता नहीं। ब्रिटेन तथा अन्य देशों में कानून का एक मुख्य स्रोत न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून या केस लॉ है और न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों एवं अपने से उच्च न्यायालय के निर्णयों को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। परंतु फ्रांस में न्यायाधीश पूर्व निर्णयों से बंधे हुए नहीं होते हैं। फ्रांसीसी कानूनों के 5 संग्रह हैं: दीवानी संहिता सिविल कोड, वाणिज्य संहिता कमर्शियल कोड, दीवानी व्यवहार संहिता सिविल प्रोसीजर कोड, दंड व्यवहार संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और दंड विधान पेनल कोड। फ्रांस में न्यायालय इन संहिताओं के आधार पर ही न्याय प्रदान करते हैं, किन्हीं पूर्व निर्णयों के आधार पर नहीं। प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है तथा ब्रिटेन, अमेरिका और भारत आदि देशों में एक ही प्रकार की विधि संहिता और न्यायालय है। फ्रांस में 2 पृथक तथा समानांतर विधि संहिता और न्यायालय है। एक साधारण न्यायालय है जो नागरिकों के झगड़ों का निर्णय करते हैं और दूसरे प्रशासकीय न्यायालय एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स है जो प्रशासकीय कानूनों को लागू करते हैं। प्रशासकीय न्यायालय उन विवादों पर विचार करते हैं जो साधारण नागरिक और सरकारी पदाधिकारियों के बीच उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन और अमेरिका आदि देशों में दौरे करने वाले न्यायालय होते हैं, जिनके द्वारा विभिन्न स्थानों का दौरा कर न्याय प्रदान किया जाता है। किंतु फ्रांस में सभी न्यायालयों की बैठकें अपने निश्चित स्थानों पर ही होती है, वे दौरे पर नहीं जाते। न्यायालयों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स। फ्रांस में 5 प्रकार के पृथक पृथक न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है। पहला है सामान्य न्यायालय ऑर्डिनरी कोर्ट्स, दूसरा है प्रशासकीय न्यायालय एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, तीसरा है संवैधानिक परिषद कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, चौथा है उच्च न्यायिक परिषद द हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी, पांचवा है न्याय का उच्च न्यायालय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी। सामान्य न्यायालय ऑर्डिनरी कोर्ट्स। सामान्य न्यायालय साधारण व्यक्तियों के संबंधित विवादों पर न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन न्यायालयों का एक श्रृंखलाबद्ध संगठन है जो इस प्रकार है। शांति न्यायाधीश के न्यायालय कोर्ट ऑफ द जस्टिस ऑफ द पीस। सामान्य न्यायालयों में सबसे निम्न स्तर पर शांति न्यायाधीश के न्यायालय कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस होते हैं। ब्रिटेन में भी इस प्रकार के न्यायालय है, किंतु इन दोनों देशों के उपयुक्त न्यायालयों में नाम की समानता के अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है। प्रायः प्रत्येक कैंटन में ऐसा एक न्यायालय होता है और बड़े बड़े शहरों में ऐसे अनेक न्यायालय होते हैं। समस्त देश में इस प्रकार के 3000 न्यायालय हैं। इस प्रकार के प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है जिसे शांतिपाल जस्टिस ऑफ द पीस कहते हैं। ये न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के विवादों का निर्णय करते हैं। इनका महत्वपूर्ण कार्य विवादों का निर्णय करने की अपेक्षा विवादों को उत्पन्न होने से रोकना ही है। ये न्यायालय समझा बुझाकर अथवा मध्यस्थता द्वारा विरोधी पक्षों में समझौता कराकर बढ़ती हुई कटुता को रोकने का प्रयत्न करते हैं। औसतन 50% विवादों में उन्हें अपने इस कार्य में सफलता मिल जाती है। शांतिपाल विधवाओं एवं अल्पवयस्कों के हितों की रक्षा का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण से इन न्यायालयों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इन न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अथवा प्रारंभिक न्यायालय में अपील की जा सकती है।
इंग्लैंड में शांति न्यायाधीश अवैतनिक होते हैं, जबकि फ्रांस में पूर्ण वैतनिक। प्रथम अथवा प्रारंभिक न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस। शांतिपाल के न्यायालय के ठीक ऊपर प्रथम अथवा प्रारंभिक न्यायालय होता है। प्रत्येक एरेंटाइजमेंट में इस प्रकार का न्यायालय होता है। इसमें कम से कम 3 न्यायाधीश होते हैं, अधिक से अधिक इनकी संख्या 15 तक हो सकती है। इसे दीवानी तथा फौजदारी में प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दीवानी मामलों में 3000 फ्रैंक से अधिक के दीवानी मुकदमों में इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। फौजदारी मामलों में उसका मौलिक क्षेत्राधिकार चोरी, गबन और मारपीट आदि दुराचारों तक सीमित होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शांति न्यायालय के निर्णय की अपील इन न्यायालयों में की जा सकती है। इसके कुछ निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपील के प्रादेशिक न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ अपील्स। प्रारंभिक न्यायालयों के ऊपर अपील के प्रादेशिक न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ अपील होते हैं, जिनका कार्यक्षेत्र सामान्यतः 7 प्रांतों तक रहता है। फ्रांस में इस प्रकार के 27 न्यायालय हैं। प्रत्येक न्यायालय में 3 विभाग, दीवानी, फौजदारी तथा दोषारोपण, इंडिक्टमेंट होते हैं। प्रथम विभाग दीवानी और द्वितीय विभाग फौजदारी विवादों पर विचार करता है। दोषारोपण विभाग इस बात पर विचार करता है कि किसी व्यक्ति पर दोषारोपण किया जाए अथवा नहीं। प्रत्येक विभाग में 5 न्यायाधीश होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस न्यायालय को कोई मौलिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। यह मुख्यतया प्रारंभिक न्यायालयों के दीवानी मामलों से संबंधित निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। इसका तथ्य संबंधी निर्णय अंतिम होता है, लेकिन वैधानिक तथ्यों से संबंधित निर्णयों के विरुद्ध अंतिम न्यायालय में अपील की जा सकती है। असाइज या निजधा न्यायालय, कोर्ट ऑफ असाइज। निजधा न्यायालय जो होते हैं, कोर्ट ऑफ असाइज, ये बड़े बड़े नगरों का बारी बारी से दौरा करते हुए विवादों का निर्णय करते हैं। ये केवल फौजदारी मामलों का निर्णय करते हैं। इसमें प्रारंभिक न्यायालय के 2 न्यायाधीश और अपीलीय न्यायालय के 1 न्यायाधीश होता है। इसके पास अधिक गंभीर फौजदारी मामलों में प्रथम न्यायालय के निर्णय की अपील की जाती है। यह न्यायालय ज्यूरी की सहायता से अपना कार्य करता है, जिसके 12 सदस्य होते हैं। इस न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च या विराम न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेसेशन। यह फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन इसका संगठन, शक्तियाँ एवं कार्य भारत या अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से नितांत भिन्न है। इसमें 1 महाअध्यक्ष, जनरल प्रेसिडेंट, 3 विभागीय अध्यक्ष तथा 45 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें पार्षद, काउंसिलर्स कहते हैं। इसके 3 विभाग है, याचिका विभाग, दीवानी विभाग तथा दंड विभाग। ये तीनों विभाग अलग अलग अपना कार्य करते हैं। यह केवल अपीलीय न्यायालय है और अपील में भी यह केवल विधि प्रश्नों पर ही विचार करता है, तथ्य प्रश्नों पर नहीं। यह अपनी ओर से कोई निर्णय भी नहीं दे सकता। यदि इसके विचार में कोई निर्णय विधान के अनुकूल नहीं है, तो यह अभियोग को अपने विचार के साथ किसी अन्य न्यायालय में पुनर्विचार हेतु भेज देता है। प्रशासकीय न्यायालय, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। फ्रांस में साधारण न्यायालयों के अतिरिक्त प्रशासकीय न्यायालय भी है। 1790 में प्रशासकीय अधिकारियों को साधारण न्यायालयों के दबाव से बचाने के लिए प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना की गई, जो प्रशासकीय कानूनों को लागू करते हैं। प्रशासकीय न्यायालय के 2 स्तर हैं, पहला प्रादेशिक परिषद, दूसरा राज्य परिषद। प्रादेशिक परिषद, द रीजनल काउंसिल। प्रशासकीय न्यायालयों में निम्न स्तर पर प्रादेशिक परिषद होती है। फ्रांस में इस प्रकार की 23 प्रादेशिक परिषदें हैं। ये परिषदें निर्धारण, असेसमेंट संबंधी विवादों, सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय निर्वाचन और ठेका भंग आदि प्रश्नों पर निर्णय देती है। प्रशासन संबंधी विवाद सर्वप्रथम इन्हीं न्यायालयों में आते हैं। इनके निर्णयों के विरुद्ध राज्य परिषद, जो उच्चतम न्यायालय है, में अपील की जा सकती है। राज्य परिषद, द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्य परिषद फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय है। यह पेरिस में स्थित है और इसके कई विभाग हैं। इसका अध्यक्ष फ्रांस का न्याय मंत्री होता है, जिसके अधीन 1 उपाध्यक्ष तथा 5 विभाग अध्यक्ष होते हैं। इस परिषद में 149 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति न्याय मंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करता है।
सामान्यतया विधि और प्रशासनिक कार्य में दक्ष उच्च सरकारी अधिकारियों को ही इसमें नियुक्त किया जाता है। यह प्रादेशिक परिषदों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनती है और मंत्रिपरिषद को उसके द्वारा की गई अज्ञप्तियों और आदेशों के संबंध में परामर्श देती है। सरकार के विभिन्न विभागों के बीच उत्पन्न हुए विवादों का भी यही निपटारा करती है। यह स्वतंत्र, गौरवपूर्ण और प्रभावशाली संस्था है और प्रशासनिक न्याय का वास्तविक उत्तरदायित्व इसी पर है। इसकी कार्यप्रणाली बहुत सरल है और इसका उद्देश्य शीघ्रता के साथ न्याय प्रदान करना है। कोई भी नागरिक स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप में या डाक से अपनी शिकायत भेज सकता है। 2 महीने के अंदर संबंधित कर्मचारी को सूचना दी जाती है और उसे 2 सप्ताह के अंदर अपनी सफाई देनी होती है। राज्य परिषद प्रशासनिक अधिकारियों से जनता के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संवैधानिक परिषद कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका आदि राज्यों में कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, लेकिन फ्रांस में कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति नियमित न्यायालयों को प्रदान नहीं की गई है, वरन इस कार्य हेतु एक विशेष संस्था संवैधानिक परिषद की स्थापना की गई है, जिसे अर्ध न्यायिक संस्था कहा जा सकता है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में भी इस प्रकार की एक अर्ध न्यायिक संस्था संवैधानिक समिति थे। पंचम गणतंत्र में उसका स्थान संवैधानिक परिषद ने ले लिया है। वर्तमान संविधान की धाराएं 55 से 63 तक संवैधानिक परिषद से ही संबंधित है। रचना संविधान के 7वें अध्याय अनुच्छेद 58 में संवैधानिक परिषद के गठन, अधिकार और कार्यों का उल्लेख किया गया है। इस परिषद में 9 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इनमें से 3 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 3 राष्ट्रीय सभा के सभापति द्वारा तथा 3 सीनेट के सभापति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इन सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इन सदस्यों के अतिरिक्त फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्रपति इसके पदेन सदस्य एक्स ऑफिसियो होते हैं। परिषद के सदस्य अपने कार्यकाल में मंत्रिपरिषद या संसद की सदस्यता अथवा अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं। परिषद के सदस्य अपने सामने आने वाले मामलों पर सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दे सकते और ना ही उनके बारे में सार्वजनिक रूप से कोई परामर्श ही दे सकते हैं। परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसे बराबर मत आने की स्थिति में ही निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। परिषद के कार्य संवैधानिक परिषद के कार्य इस प्रकार है। कानून द्वारा निर्धारित पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना तथा निर्वाचन संबंधी सभी आरोपों की जांच कर निर्णय देना। संसद के किसी भी सदस्य की निर्वाचन संबंधी अनियमितता पर निर्णय देना। जनमत संग्रह की व्यवस्था तथा उसके परिणाम की घोषणा करना। जब संविधान की धारा 16 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने का विचार करे तो उसके लिए प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों और संवैधानिक परिषद से मंत्रणा करना आवश्यक है। राष्ट्रपति के लिए परिषद का परामर्श मानना अनिवार्य नहीं है, किंतु परिषद का परामर्श लेना और उसे परिषद के सामने रखना आवश्यक है, जिसके आधार पर जनता राष्ट्रपति के कार्य पर अपना निर्णय कर सकती है। आपातकाल के विषय में संवैधानिक परिषद मंत्रणा मांगने पर सम्मति देती है कि धारा 16 में दी गई बातों की पूर्ति हुई है या नहीं। यदि सरकार प्रार्थना करे कि परिषद इस बात पर निर्णय दे कि क्या राष्ट्रपति असमर्थ हो गया है, तो परिषद इस प्रश्न पर निर्णय देगी। परिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य विधेयकों, अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों, आंगिक कानूनों और संसद के स्थायी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देना है। परिषद इनमें से किसी को भी अवैधानिक घोषित कर सकती है और परिषद द्वारा अवैधानिक घोषित किए जाने पर उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। परिषद के निर्णय सभी सार्वजनिक पदाधिकारियों और समस्त प्रशासनिक व न्यायिक सत्ताओं पर बाध्यकारी है
और उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। इस प्रकार परिषद को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है और इसी आधार पर इसे फ्रांस की संसद का तृतीय सदन कहा जाता है। परिषद को अपना निर्णय 1 महीने की अवधि में देना होता है, किंतु यदि सरकार ने विधेयक को अविलंब कार्यवाही वाला अर्जेंट घोषित कर दिया हो तो परिषद के द्वारा अपना निर्णय 8 दिन के भीतर ही दे दिया जाना चाहिए। परिषद के निर्णय कम से कम 7 सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। परिषद के वाद विवाद और मतदान के संबंध में गोपनीयता बरती जाती है और अल्पमत को प्रकाशित नहीं किया जाता। परिषद के निर्णयों का आधार संविधान ही होता है। यद्यपि संवैधानिक परिषद को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, लेकिन दूसरी ओर ऐसी कुछ बातें हैं जिससे इस परिषद की शक्ति सीमित हो गई है। प्रथमतः परिषद के द्वारा कानूनों की संवैधानिकता पर तभी विचार किया जा सकता है जबकि उसे लागू किए जाने के पूर्व गणतंत्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या दोनों सदनों में से किसी सदन के सभापति द्वारा कानूनी विचार के लिए परिषद के सम्मुख रखा जाए। यदि इनमें से किसी के भी द्वारा परिषद से सहमति न मांगी जाए तो कोई दूसरा ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा परिषद अपने मत को अभिव्यक्त कर सके। नागरिक और न्यायालय परिषद के सम्मुख अपील नहीं कर सकते हैं। द्वितीयतः परिषद को अपने निर्णय लागू करने की शक्ति नहीं है। तृतीयतः संविधान के अनुच्छेद 5 में राष्ट्रपति को संविधान के निर्वाचन या व्याख्या करने की जो शक्ति आर्बिट्रेशन पावर प्रदान की गई है उससे भी परिषद का कार्यक्षेत्र सीमित हो गया है। अतः पिकल्स के शब्दों में परिषद की किसी भी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से तुलना नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायिक परिषद, द हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने और अन्य कुछ न्यायिक कार्यों के संपादन हेतु पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा उच्च न्यायिक परिषद की व्यवस्था की गई है, जिसके गठन, अधिकार तथा कार्यों का उल्लेख संविधान के 8वें अध्याय में है। राष्ट्रपति न्यायिक परिषद का सभापति होता है। यह परिषद फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अपीलीय न्यायालयों के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। इसके न्यायिक क्षेत्र के अनुशासन संबंधी मामलों में भी निर्णय का अधिकार है। संविधान की धारा 64 के अनुसार राष्ट्रपति न्यायपालिका की स्वतंत्रता का रक्षक है और परिषद उसको इस कार्य में सहायता देती है। न्याय का उच्च न्यायालय, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी, यह एक राजनीतिक न्यायालय है जिसके सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा समान संख्या में निर्वाचित किया जाता है। अपने ही सदस्यों में से न्यायालय अपना अध्यक्ष चुनता है। संसद के द्वारा जब राष्ट्रपति या मंत्रियों पर देशद्रोह या देश की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करने आदि का दोष आरोपण किया जाता है तो यह न्यायालय ही उक्त दोष आरोपण का परीक्षण कर निर्णय देता है। ये चैप्टर यहाँ पे हुआ ख़त्म। यदि वीडियो अच्छी लगी, जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।